नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ने वाली है। आपको मालूम है कि ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस नई चार्जशीट में ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों को ही आरोपी बनाया है। आपको मालूम है कि इस मामले में सुनवाई 13 तारीख को होने जा रही है, जिसके बाद बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 13 तारीख को क्या कुछ होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी धन्यवाद। जी। वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल कर दी है, 100 पन्ने की चार्जशीट है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस चार्जशीट में क्या कुछ लिखा है, ईडी ने क्या कुछ आरोप लगाया है। चार्जशीट तो उनको दिया है ना, वो जो स्पेशल कोर्ट के जज साहब उनके हाथ में दिया, हमारे हाथ तो चार्जशीट तो लगी नहीं है कॉपी। क्या लिखा है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो आपको भय सता रहा है अरेस्ट होने की बात जो है, जब चार्जशीट सबमिट हो गया और इन्वेस्टिगेशन हो गया तभी चार्जशीट सबमिट होती है। इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों ने कोऑपरेट भी किया, तो इन्वेस्टिगेशन में अगर सहयोग किया और चार्जशीट दायर हो गया तब तो इनके ऊपर अब दोष साबित होगा, तभी अरेस्टिंग की बात उठेगी। और आपको हम बता दें कि इसमें जो मिनिमम सजा है वो 3 साल है, मैक्सिमम सजा 7 साल सजा है। ऐसा भी नहीं है कि इस ढंग की सजा है कि इसको कोई फ्लाई बाय नाइट का और इस ढंग कोई रिस्क है, इस ढंग की कोई बात भी नहीं उठती। इस संदर्भ में एक चीज बताना बहुत आपको प्रासंगिक होगा कि ईडी में जो खानविलकर साहब ने जजमेंट दिया था, जिसमें रीजन टू बिलीव और वो जो बेल कंडीशन जो बहुत टफ कर दिया गया था, और ये भी था कि ECIR जो FIR होता है जनरल CRPC में या अब जो भारतीय न्याय संहिता में, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो जो FIR होता है वैसे अब इसमें ECIR होता है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो वो जो होता है तो उसके बारे में खानविलकर साहब की जजमेंट में कहा गया था कि उसकी कॉपी आप नहीं देंगे, उसको जिसको अरेस्ट करेंगे नहीं देंगे। अब बताइए, संविधान के आर्टिकल 22 में यह लिखा हुआ है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो उसको यह पता होना चाहिए कि हमको क्यों अरेस्ट किए हैं, हम पर क्या आरोप लगे हैं जब हमको अरेस्ट कर रहे हैं, किस आधार पर आपने जी। और अगर हमको आधार मालूम होगा तभी तो अपना डिफेंस हम ले पाएंगे, और एक ऐसा कानून जिसमें अपना हम डिफेंस ही नहीं ले पाए तब ये कौन ढंग का कानून हुआ ये। तो ये बात बराबर आ रही थी, रिव्यू में बहुत सारे पिटीशन पड़े थे। कल संजोग से ये केस लगा भी था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो एडवोकेट्स लोग थे प्रिपेयर्ड नहीं, जो कि एकाएक लगा था, शायद वो 28 अगस्त को चला गया है। उस पर हियरिंग होने की बात चल रही है। अगर वह हो जाएगा, उसमें कुछ निर्णय अगर हो जाता है ECIR के बारे में, रीजन टू बिलीव के बारे में और बेल कंडीशंस के बारे में, क्योंकि बेल कंडीशंस भी इतना, देखिए सबसे बड़ी बात है जो मैंडेट था, जो इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन था, यह था कि इकोनॉमिक क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, चाहे प्राइवेट लोग करें या सरकार जो ओहदे पर बैठे हुए पावरफुल लोग करें। तो जो लोग इकोनॉमिक क्राइम से इकोनॉमी को बहुत हानि होती है और देश में विषमता बहुत फैलती है और देश का धन इसमें जहाँ तहाँ जाता है। तो सरकार यही नहीं, UN ने भी कहा था कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस है इसको आप रोकिए, इसके लिए कानून बनाइए। 2005 में कानून बना, 19 में कुछ संशोधन ऐसा कर दिया गया कि इस कानून की धार ऐसी हो गई कि जिस किसी को भी चाहे उस पर एक्शन ले सकता है और आदमी कुछ नहीं कर सकता। इस ढंग के कानून डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये कानून, जिसको रीजनेबल लॉ तो नहीं कहा जा सकता। तो इस ढंग का कानून में आया। अब इसमें तेजस्वी यादव जो केस है, इसमें तो उनके पिताजी 2004 से 9 के बीच में कहीं वो रेल मंत्री थे और उस समय की कुछ घटना है। ग्रुप डी का आज एक नई बात उन्होंने दिया है कि ऐसे लोग अपॉइंट हुए हैं ग्रुप डी में जो लोकल नहीं। ग्रुप डी की एम्प्लॉय प्राय होता है कि लोकल ही लोग अपॉइंट होते हैं नॉर्मली रेलवे में, तो जो लोकल लोग नहीं है, बाहर के, बिहार के ही लोग सब जगह जाके अपॉइंट हो गए हैं। और ऐसा उनका आरोप है कि इन लोगों ने जमीन दिया है, पैसे दिए बदले में। लैंड फॉर जॉब्स क्या, जो उनकी 2 कंपनी है, ये भी एक्सपोर्ट कंपनी है, कोई इन्फो सिस्टम करके 2 कंपनी है, इस कंपनी के थ्रू सारा पेमेंट का लेन देन, वही आरोप है। अब वो जस्ट देखिए, एक चीज आपको बता दें कि ईडी के PMLA एक्ट जो है, इसमें जो सेक्शन 24 है, इसके अंतर्गत ओनस मतलब आपके ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि जो आप, मैंने कह दिया कि ये किताब आपने चोरी से खरीदी, तो चोरी से खरीद आपको बताना कि नहीं हमें ये पैसा वहाँ से आया था, हमें ईमानदारी से पैसा आया, हमने काम किया है, उसके पैसे आए हैं और वो पैसे हमने आपको जो है सो उससे हमने खरीदा है किताब, ये हमने देखिए बिल भुगतान किया, ये पेमेंट दिया, जो भी तरीका आपको कहने का।
तो इस ढंग की बातें आपको बतानी पड़ेगी कि हमने आपको मैंने प्रूव करना, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, ओनस आपके ऊपर आता है कि आप निर्दोष हैं और यह जो प्रॉपर्टी प्रेडिकेट ये आपको प्रूफ करना हाँ, होगा। एक प्रेडिकेट ऑफेंस का एक टर्म आया था कि क्राइम से पैसा आया, उसको हम लोग ईडी एक्ट में देखेंगे। ऐसे पहले से जो सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में देखती थी, वही यही सेम कानून था। सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, रेलवे के अंदर का फंड का साइफन आउट नहीं है, लेकिन बाहर से जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें करप्शन हुआ है, उसमें पावरफुल पोजीशन में रेल मंत्री थे, यह एलिगेशन है। लेकिन उनके बेटा के ऊपर अब यह कह दे कि बेनिफिशियरी आप हैं, तब तो कोई सिनेमा देखने आप जाइए, उस सिनेमा मालूम है किसी क्रिमिनल ने फंड किया है। और सिनेमा वाले में बराबर हम लोग सुनते हैं फिल्म में फलना क्रिमिनल, फलना जो ड्रग वाला और फलाना वाला एक फाइनेंस करता है। तब तो आप सिनेमा के बेनिफिशियरी देखे तो आप भी तब तो बेनिफिशियरी हैं। कोई बस खरीद रहा है, कोई स्मगलर है, बस चला रहा है और उस बस पर चढ़ के आप कहीं जा रहे हैं तो आप भी बेनिफिशियरी हो गए। तो इस ढंग की बातें नहीं हो सकती है। खैर, उस बात को कोर्ट देखेगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कटिबद्ध है इस लॉ को रीजनेबल बनाने में। क्राइम कंट्रोल हो, इकोनॉमिक ऑफेंस कंट्रोल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वकील साहब कि ईडी ने 96 दस्तावेज भी सौंपे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन दस्तावेजों में इतना दम है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दे, और क्या ये दस्तावेज तेजस्वी यादव को जेल भी पहुंचा सकते हैं? देखिए, कल भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि 5000 ईडी ने केस किया है, तो 10% केस भी कोर्ट में ठहरा नहीं है सर। 10% भी नहीं मतलब 5000 में 500 या क्या कहते हैं 50-60 केस भी नहीं टिक पा रहा है। सबसे बड़ी बात है, कोरोबरेटिव फैक्ट को कोर्ट में प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाहर से एलिगेशन तो एक तरफा आप कर रहे हैं, अगले को तो मौका दे नहीं रहे हैं। तो आप जो बनाते चले जा रहे हैं एलिगेशन, जितना खाता मोटा करिएगा और जितना गवाहों की संख्या बढ़ाते, अभी तो अमित कत्याल उसमें अरेस्ट भी हैं, अभी तक अरेस्ट को बेल भी नहीं हुआ है। तो उतने संख्या बढ़ाएंगे और खाता बढ़ाएंगे, उतना ट्रायल लंबा होगा, और ट्रायल लंबा होगा तभी तो कुछ लोग अरेस्ट कर लेते हैं और बंद किए रहते हैं कि जब तक उसमें ट्विन कंडीशंस लगाए हुए हैं कि जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो सजा है 7 साल का रखे हुए हैं, 8 साल से। तो इस ढंग की बातें उसमें चल रही हैं। सरकार को भी देखना चाहिए हमारे हिसाब से इन बातों को। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेलफेयर स्टेट है, जरूर इकोनॉमिक ऑफेंस कंट्रोल हो। ऐसे कानून कहीं न कहीं से संवैधानिक, रीजनेबल और सभ्य देशों में कहीं से जायज नहीं। अच्छा वकील साहब, हमें थोड़ा सा इस पर भी विचार करना होगा, थोड़ा सा इसको भी समझना होगा कि पहले इस मामले की जांच सीबीआई कर रहा था, लेकिन फिर इस मामले में ईडी की एंट्री हो जाती है। हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि सीबीआई से ये मामला ईडी के पास कैसे पहुंचा? देखिए, मैंने आपको बस शुरू में ही बताया था कि सीबीआई जो भी केस देखती है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को देखती है। पीएमएल एक्ट के अंदर बहुत सारे कानून आ गए हैं, उसमें नारकोटिक्स भी आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी आते हैं। तो सीबीआई के मैक्सिमम केसेस में ईडी अब आ रही है। सीबीआई के मैक्सिमम केसेस में ईडी के अंदर 8 या 9 सब मिला के आ रहे हैं कानून, जिसको वो देखता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी आता है, तो सीबीआई आ रही है तो उसी एक्ट के तहत आ रही है, ईडी भी उसी एक्ट है, उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। अगर सीबीआई देख रही है तो ईडी भी देखेगी। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट अगर होगी, गैर अनुपात, मैंने आपने कोई धन आपका अर्जित है और आपका नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहाँ से पैसा आपको आया है। तो अगर ऐसी बातें अगर हैं और उसको आप एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं रीजनेबली, लॉजिकली, कोजेंट वे से, तो ऐसे केसेज में ईडी आ जाती है कि आप हमको बताइए कि प्रॉपर्टी आपकी है, कहीं से आपने गलत ऑफेंस करके ले लिया है, इसके लिए ईडी आती है। तो उसमें कोई गैर कानूनी। ज्यादा खतरनाक कौन वकील साहब, सीबीआई या फिर ईडी? किससे बचना मुश्किल है? सीबीआई तो चलती है सीआरपीसी से, जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, तो वो थोड़ा रीजनेबल है। अब थोड़ा उसमें भी बढ़ी है संख्या, अब तो उसमें इकोनॉमिक ऑफेंस को आजीवन कारावास तक ले चला गया है। लेकिन अब ये जो कानून है आपका ईडी पीएमएल एक्ट है, इसमें कुछ ब्लैंकेट पावर सा दिया गया अरेस्ट में, कि अरेस्ट देखिए किसी को भी डाउट पर कर ले रहे हैं, कोई आदमी पकड़ा गया है, प्रूवर बन गया, किसी का नाम बता दिया, अब वो बंद रहेगा, शक के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। प्रिजम्पशस कानून है, प्रिजम्पशस बने हम मान लेंगे का अपराधी, तो प्रिजम्पशन बेस्ड जो ऑफेंस है, तो ये तो कहीं न कहीं से गलत, हमें ये कानून का विद्यार्थी होने हमें गलत लगता है। प्रिजम्पशन बेस कितना देर चलेगा? थोड़ी देर चलेगा। आप रिज्यूम कर लीजिए फलना क्रिमिनल है, चलो कुछ देर तक चलता है, हम रिज्यूम करके पकड़ते हैं। हम लोग साइंस में पढ़ते थे, सपोज दैट मान लिया कि चलता था, लेकिन कितना देर मान लिया कि चलता, जब तक साबित ना हो जाए। तो साबित होने उसको अरेस्ट करके बंद रखेंगे आप। तो इस ढंग की बात जो है प्रिजम्पशस कानून ये है कि प्रिज्यूम कर लेंगे। एक है रीजन टू बिलीव, और रीजन टू बिलीव आपको रीजन बिलीव आप तो
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर कल बात हो रही थी, रीजन टू बिलीव को आपको देना पड़ेगा, कैसे आप रीजन बिलीव कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए, कैसे आप रीजन आपको बना कोई ना कोई तर्क तो कि देना आपके होगा। आपके मन में मर्जी में हो गया, सपना आपको आया कि रीजन टू बिलीव आपको हो गया, तो ये कहीं न कहीं से कानून में एक गैप है, इस गैप को फिल अप करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी बन जाती है। इस गैप को अदरवाइज देखिए कितने लोग इसके अंदर बंद हैं, कौन सही है कौन गलत बंद, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन इस पर कमेंट जरूर है कि ये कानून थोड़ा सा लग रहा है कि ब्लैंकेट ढंग से और कुछ लोगों के मौलिक अधिकार का कहीं हनन है, क्योंकि आर्टिकल 22 में मैंने कहा कि किसी आदमी को पता होना चाहिए कि किस कानून में बंद है, क्या अपराध उसने किया है। आर्टिकल 21 में उसको किस गुनाह की सजा जी, मिली है उसको उसे जानने का जब अधिकार तक है। साबित नहीं होता है क्यों उसको बंद कर रखें, जब कॉपरेट आपको कर रहा है क्यों बंद करेंगे उसको? अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे वकील साहब कि क्या 13 तारीख को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी कोर्ट के सामने पेश होंगे? चार्जशीट दायर होगा, उसमें अगर बेल लेने की जरूरत होगी तो बेल जाकर लेंगे, लेकिन चार्जशीट दायर होने में बेल की जरूरत नहीं, बेल तो उनको पहले से मिला हुआ है, तो चार्जशीट एक सबमिट होगा तो उनका वकील पेश होगा, वहां पर इनको पेश होने की जरूरत तो नहीं है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे वकील साहब, क्या लगता है आपको इस मामले की सुनवाई 13 तारीख को होनी है, क्या कुछ हो सकता है इस मामले में? चार्जशीट में कॉग्निजेंस तो लेगी ही मजिस्ट्रेट, जो वहाँ जो एडी जो स्पेशल जज जो है मजिस्ट्रेट में स्पेशल जज होते हैं, स्पेशल जज उसमें कॉग्निजेंस लेंगे और कॉग्निजेंस लेने के बाद इन लोगों को फिर बेल सीक करना पड़ेगा उसमें। बेल सीक करना पड़ेगा और फिर आगे क्या होगा, क्या राहत मिलेगी या बेल मुश्किलें इसी तरह से बढ़ती रहेंगी? देखिए शुरू से इन लोगों ने कोऑपरेट किया है तो बेल तो मिल जाना चाहिए, बेल मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लालू जी का तो ऑलरेडी अथक हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनके लिए ईडी एक्ट पीएमएलए एक्ट में भी सुविधा दिया हुआ है, तो जो बुजुर्ग हैं और समर्थ हैं उनको वहाँ से जेल से निकाला जाए, तो उनको न रखा जाए, तो उनको तो सकता जेल में इसे भी न बंद करे। तेजस्वी यादव डायरेक्ट उसमें नहीं है, वो उनके बेटे हैं इसलिए उनको पकड़ा जा रहा है। इन बातों को थोड़ा कोर्ट भी देखेगी और अभी थोड़ा सा रिव्यू भी चल रहा है, इन बहुत सारी बातों में बोल भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से कि इस ढंग के राइट टू लिबर्टी को कहीं कहीं पिंज ना किया जाए, इंटरवेन हस्तक्षेप ना किया जाए, तो हमें संभावना कम लगती है अरेस्ट होने की। संभावना कम लगती है अरेस्ट होने की, तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।